7 कैदी बर्फ से ढके उस प्रिजन कैंप से तो भाग निकले, लेकिन असली परेशानी जेल की दीवारों के बाहर शुरू होती है, क्योंकि अब उनके सामने हजारों माइल्स तक सिर्फ बर्फ, भूख, ठंड और ऐसा रास्ता था जहां रुकना भी खतरनाक था और आगे बढ़ना भी। ये पूरा साइबेरिया ही तुम्हारी जेल है और कुदरत कभी भी किसी पर रहम नहीं करती। नीचे लेटो वरना गोली चलेगी, और अगर कोई भागने की कोशिश करे तो उन्हें गोली मार देना। जाओ उनका पीछा करो। कहानी साल 1940 से शुरू होती है, जब एक आर्मी ऑफिसर को पकड़ लिया जाता है जिसका नाम जानुश है, और उससे एक पेपर पर साइन करने को कहा जाता है। उस पेपर में लिखा होता है कि वह एक जासूस है, और क्योंकि यह बात झूठ होती है इसलिए जानुश उस पर साइन करने से इनकार कर देता है। इसके बाद वे लोग जानुश की पत्नी को भी वहां ले आते हैं, जिसे सोल्जर्स इतना टॉर्चर करते हैं कि अब वह भी मानने लगती है कि जानुश सच में जासूस है। इसके बाद कई कैदियों को एक प्रिजन कैंप में भेज दिया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि यह पूरा इलाका ही उनकी जेल है, क्योंकि वह जगह चारों तरफ से बर्फ से घिरी हुई है। इसलिए अगर कोई यहाँ से भागने की कोशिश करेगा तो वह जिंदा नहीं बच पाएगा। भगोड़ों के सिर पर इनाम भी रखा गया है, इसलिए लोकल लोग भी तुम्हें मार देंगे। फिर सभी कैदियों के सिर मुंडवा दिए जाते हैं, और जब रात को खाने का समय आता है तो उन्हें बहुत कम खाना मिलता है। विटामिन की कमी की वजह से कई लोगों को रात में बहुत कम दिखाई देता था। फिर स्मिथ नाम का एक आदमी गलती से थोड़ा सा खाना गिरा देता है, तभी एक बेबस कैदी तुरंत उस पर झपट पड़ता है, लेकिन स्मिथ फौरन अपना पैर नीचे रखकर अपना खाना बचा लेता है। जानुश को उस आदमी पर तरस आता है और वह उसे अपना खाना दे देता है। इस पर स्मिथ उसे बताता है कि यहाँ ज्यादा रहमदिल होना बहुत भारी पड़ेगा। वह कहता है कि मैं बूढ़ा हूँ लेकिन सुबह तक जिंदा रहूंगा, वह नहीं बचेगा। स्मिथ के जाने के बाद खबरोव नाम का एक कैदी जानुश को बताता है कि स्मिथ अमेरिकन है। वह कहता है कि स्टालिन फॉरेनर्स को पसंद नहीं करता और पोल्स भी इसमें आते हैं। जानुस कहता है कि मुझे भी झूठे इल्जाम में फंसाया गया है। इस पर खबारोव हंसता है और कहता है कि मैंने तो बस एक गलती की थी, मैंने इस मूवी में एक अमीर व्यक्ति का रूप अपनाया था, यही मेरा जुर्म है। फिर हम अंदर वल्का नाम के एक कैदी को देखते हैं जो गैम्बलिंग खेल रहा होता है। खबरोव उसके बारे में जानुस को बताता है कि वह एक खतरनाक बदमाश है। गार्ड्स वल्का को कुछ भी करने से नहीं रोकते, इसी वजह से हर कोई उससे डरता है। कुछ दूसरे कैदियों को गुलाम और मजदूर बनाकर पकड़ा गया था। अब जानुस ये बात करने लगता है कि अगर उसे यहाँ से भागना हो तो क्या करना चाहिए, लेकिन खबरोव कहता है कि यह नामुमकिन है। वह वार्निंग देता है कि वह जिंदा नहीं बच पाएगा। उसी समय वल्का एक कैदी से उसका स्वेटर मांगता है। जब वह आदमी इनकार करता है तो वल्का चाकू निकालकर उसे मारता है। फिर दूसरा कैदी उसका स्वेटर उतारकर वल्का को दे देता है। यह देखकर वह गैम्बलिंग में हारे हुए पैसे किसी न किसी तरह चुका देता है। दिन गुजरते जाते हैं और जानुस धीरे धीरे खुद को कैंप के तरीके में ढाल लेता है। कैदियों को बर्फ से कोल निकालना पड़ता था और लकड़ियां काटनी पड़ती थी, लेकिन उन्हें खाना बहुत कम दिया जाता था और उनके सोने की जगह बिल्कुल भी गर्म नहीं होती थी। उन्हें नए कपड़े और जूते तक नहीं मिलते थे। एक रात जानुस को अपने कपड़ों में कुछ जुएं मिलती है और खबरोव कहता है कि इसके लिए मेरे पास एक पुराना घरेलू उपाय है। वह जानुस को बाहर आने के लिए कहता है, लेकिन तभी अचानक उन्हें ब्लास्ट की आवाज सुनाई देती है। जल्दी ही उन्हें समझ आ जाता है कि कोल माइन में ब्लास्ट हुआ है। जब खबरोव उसके कपड़ों को बर्फ में दबा रहा होता है, जानुस वायर के पास से भागने के बारे में सोच रहा होता है। खबरोव कहता है कि मेरा एक दोस्त है लजार, वह हमें यहाँ से बाहर निकाल सकता है। इसके बाद वे प्लान के बारे में बात करने लगते हैं और वे तय करते हैं कि अगर वे यहाँ से भागकर साउथ की दिशा में जाएं तो वे मंगोलिया देश तक पहुंच जाएंगे, लेकिन इतने लंबे सफर के लिए उन्हें खाना जमा करना होगा और ठंड कम होने का इंतजार भी करना होगा, क्योंकि इस बर्फ में वे मर जाएंगे। इसके बाद खबरोव सिगरेट्स के बदले खाना लेना शुरू कर देता है, जिसे वह लकड़ी के सॉफ्ट फ्लोर के नीचे छिपा देता है। जानुस दबाए हुए कपड़े चेक करता है और देखता है कि सारी जुएं वहीं जमा हो गई हैं। कुछ समय बाद सोल्जर्स कैदियों को काम पर ले जाते हैं और वे जंगल की तरफ जाने की कोशिश शुरू करते हैं, लेकिन भारी बर्फबारी और तूफान की वजह से उनके लिए चलना मुश्किल हो जाता है और कुछ आदमी गिरने लगते हैं। सोल्जर्स कैदियों को कुछ देर के लिए वहीं पड़े रहने देते हैं। वे कहते हैं कि अगर तुम मर भी गए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब स्मिथ शिकायत करता है तो उसके सिर पर गन तान दी जाती है, लेकिन वह गार्ड को इग्नोर करके जंगल की तरफ बढ़ने लगता है। फिर सोल्जर्स भी सभी कैदियों को जंगल में ले जाते हैं। कैदी जल्दी से लकड़ियां जोड़कर एक छोटा सा बेस बना लेते हैं और वे स्मिथ को भी अपने साथ ले जाते हैं। अगले दिन सभी कैदियों में से स्मिथ और जानुस को कोल के काम के लिए चुना जाता है, जहां उन्हें लगातार खांसी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वहां सांस लेना बहुत मुश्किल था और ऊपर से टनल किसी भी समय टूट सकता था। हवा की कमी की वजह से जानुस गिर जाता है और उसे ऐसा दिखने लगता है जैसे वह अपने घर पहुंच गया हो। वह अपने भ्रम में अपने घर की तरफ बढ़ने लगता है। उस समय गार्ड उसे गोली मारने के लिए पूरी तरह तैयार होता है। खुशकिस्मती से स्मिथ उसे समय पर पीछे खींच लेता है। उसका शुक्रिया अदा करते हुए जानुस उसे अपने भागने के प्लान के बारे में बताता है, लेकिन स्मिथ कहता है कि खबरोव कई सालों से लोगों को पागल बना रहा है। वह नए कैदियों के साथ भी यही करता है। फिर भी जानुस भागने की बात पर अड़ा रहता है और स्मिथ उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। उस रात जानुस खबरोव को बेड से खींचकर बाहर लाता है ताकि वह देख सके कि हवा इतनी तेज है कि उनके पैरों के निशान ढक जाएंगे, इसलिए उन्हें अभी निकल जाना चाहिए। लेकिन खबरोव जिद करता है कि यह मुमकिन नहीं है और वह खाने की कमी के बहाने देने लगता है। इस पर जानुस सोचता है कि यह आदमी मुझे पागल तो नहीं बना रहा, लेकिन उसी समय वाल्का उन दोनों को देख लेता है, इसलिए वे वापस अंदर चले जाते हैं। इसी बीच बॉस को पता चलता है कि कजिक नाम का एक कैदी रात में अपनी दिखाई न देने वाली बीमारी छिपा रहा है। इस पर कजिक कसम खाने लगता है कि दिन में उसे बिल्कुल ठीक दिखाई देता है। वह कहता है कि भाई मैं रात में तुम्हारा कंधा पकड़कर चल लूंगा। क्या हुआ? वह बॉस से कहता है कि वह उसका प्लान छिपा कर रखे ताकि वह भी इस प्लान का हिस्सा बन सके। इसी बीच स्मिथ अपनी गोल्डन वॉच लजार को दे देता है ताकि वह जान सके कि किस टाइम पर भागना है। फिर लाजर उसे बताता है कि भागने के लिए उन्हें जनरेटर बंद करना होगा ताकि उन्हें 10 मिनट्स का अंधेरा मिल सके और उनके लिए भागना बहुत आसान हो जाए। यह काम तब करना होगा जब सोल्जर्स की शिफ्ट बदल रही होगी। जब वे लोग सही समय का इंतजार कर रहे होते हैं तभी वल्का अचानक जानुस पर झपट पड़ता है और वह उसके गले पर चाकू रखकर कहता है, मेरे ऊपर बहुत कर्ज है, इसीलिए वह भी यहाँ से भागना चाहता है। जानुस के गले पर चाकू होता है। वह इनकार करने की हालत में नहीं होता, इसलिए जानुस को मानना पड़ता है। जैसे ही भागने का समय आता है कैदी जनरेटर बंद कर देते हैं और वे वायर्स काट कर भाग जाते हैं। तुरंत अलार्म बज जाता है, लेकिन तूफान की वजह से गार्ड्स को कुछ भी दिखाई नहीं देता और उनके पैरों के निशान भी नहीं होते। वे अपने डॉग्स के साथ जंगल में घुसते हैं इस उम्मीद में कि उनकी नाक भगोड़ों को ढूंढ लेगी।
सातों कैदी जंगल में जितना तेज भाग सकते थे उतना तेज भाग रहे थे। थोड़ी ही देर में वे इतने थक जाते हैं कि आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। फिर जानूस हंसते हुए उन्हें याद दिलाता है कि डॉग्स बहुत तेज दौड़ते हैं, इसलिए हमें चलते रहना होगा। वे फिर से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन बर्फ ने उनकी आंखें लगभग अंधी कर दी थी, इसीलिए वे छिपने के लिए कोई जगह ढूंढने लगते हैं। जानूस रुकने से इनकार कर देता है क्योंकि उसे यकीन होता है कि जैसे यह तूफान उन्हें रोक रहा है वैसे ही गार्ड्स को भी रोक रहा होगा। फिर वह वाल्का का चाकू लेता है और पेड़ों की ब्रांचेस काटकर अपने लिए एक मास्क बना लेता है ताकि वह अपना चेहरा बर्फ से बचा सके। अब वे थोड़ी आसानी से चल सकते थे। कुछ देर बाद जब तूफान रुक जाता है तो वे आराम करने के लिए बैठ जाते हैं और अब वे अपना सारा खाना इकट्ठा करते हैं। फिर जानूस देखता है कि वल्का ने खबारोव की जैकेट पहनी हुई है। वल्का उसे बताता है कि खबारोव हमें धोखा देने वाला था, लेकिन मैंने उसे चुप रहने पर मजबूर कर दिया और जो भी खाना उसने जमा किया था वह सब मैं ले आया। फिर जब वे दोबारा सफर शुरू करते हैं तो स्मिथ चुपके से जानूस से कहता है कि वल्का को साथ ले जाना शैतान से सौदा करने जैसा है। इसके बाद उन्हें दूर से चीखों की आवाज सुनाई देने लगती है, लेकिन वे सिर्फ भेड़िए होते हैं। दिन गुजरते जाते हैं और जानूस अपनी ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हुए सूरज की दिशा देखकर रास्ता चुनने लगता है। यह सब देखकर वल्का सच में खुश होता है। वह जानूस से कहता है कि चाहे जो भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ये लोग मेरे बारे में उल्टा बोलेंगे, तुम उनकी बात मत सुनना। फिर अगली बार जब वे आराम करने बैठते हैं तो जानूस समझ जाता है कि पास वाली लेक तक पहुंचने में उन्हें 3 या 4 हफ्ते लगेंगे, लेकिन उनके पास सिर्फ 1 हफ्ते का खाना बचा है, इसलिए उन्हें शिकार करना होगा या मछलियां पकड़नी होंगी। वल्का उन खेतों के पास बसे गांव को लूटना चाहता था, लेकिन बाकी सब लोग उसे मना कर देते हैं। इसी दौरान कजिक लकड़ी ढूंढने जाता है, लेकिन फिर रात हो जाती है और इसी वजह से उसे दिखाई देना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से वह जंगल में खो जाता है। वह वापस आने का रास्ता ढूंढते हुए भटकने लगता है, लेकिन ठंड की वजह से उसे चक्कर आने लगते हैं। सुबह जब बाकी लोग उसे ढूंढने आते हैं तो वे देखते हैं कि काजिक कैंप से सिर्फ कुछ मीटर्स दूर मर चुका है। वे उसे दफना देते हैं और उसकी आत्मा की शांति के लिए दुआ करते हैं। हालांकि वल्का कहता है कि खाने की कमी थी, ठीक हो गया, अब हमारा खाना लंबे समय तक चलेगा। लेकिन इसके बावजूद कुछ हफ्तों बाद सभी आदमी खाने के लिए बुरी तरह बेहाल हो जाते हैं। हालत इतनी खराब हो जाती है कि वे जमीन से कीड़े और अंडे पकड़कर खाने लगते हैं। उनके शरीर इतने थक चुके थे कि आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो गया था, इसीलिए वे एक केव में पनाह लेते हैं जहां टोमस अपने होश में रहने के लिए दीवारों पर पेंटिंग करने लगता है। एक रात वाल्का जानूस से पूछता है कि सबसे पहले कौन मरेगा। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि अब वह अपने ही साथियों को खाने के लिए तैयार था। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई देती है और वे देखते हैं कि कुछ भेड़िए एक मरे हुए जानवर को खा रहे हैं। जानूस भागते हुए और चिल्लाते हुए जाता है और जंगल की लकड़ियां हिलाता है। यह तब तक करता है जब तक भेड़िए डरकर भाग नहीं जाते। फिर जानूस देखता है कि उसके सभी दोस्त इतने भूखे हैं कि वे उस जानवर के शरीर को जानवरों की तरह खाने लगते हैं। इस सबसे तंग आकर जानूस अकेले लेक ढूंढने का फैसला करता है और बाकी लोगों से कहता है कि अगर मैं 1 हफ्ते में वापस ना आऊं तो मेरे बिना अपना सफर जारी रखना। लंबे सफर का फैसला करने और बारिश से बचते हुए जानूस फिर से अपना दिमाग खोने लगता है। लेकिन कुछ दिनों बाद वह कैंप में वापस आता है और उन्हें बताता है कि उसे लेक मिल गई है। थोड़े आराम के बाद जानूस सबके साथ लेक की तरफ निकल जाता है और 3 दिन चलने के बाद वे वहां पहुंच जाते हैं। वहां थोड़ा फ्रेश होने के बाद वे बॉर्डर की तरफ बढ़ने लगते हैं। जंगल से गुजरते हुए उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। फिर वह बड़ी चालाकी से उस आदमी को घेर लेता है और वल्का उस पर लगभग हमला कर देता है, लेकिन जानूस उसे सही समय पर रोक लेता है। वह रहस्यमय इंसान आयरीना नाम की एक पोलिश लड़की होती है। वह बेचारी लड़की भी उनकी तरह कहीं से भाग रही थी और खाने और सुरक्षा के लिए उनका पीछा कर रही थी। जानूस उसे अपने साथ लेना चाहता था, लेकिन बाकी लोग मना कर देते हैं क्योंकि उनके पास इतना खाना नहीं था और अगर वह लड़की साथ आती है तो वह उनकी रफ्तार भी धीमी कर देगी। कुछ देर बाद उन्हें कीचड़ में फंसा हुआ एक जानवर मिलता है जो उनका खाना बन जाता है, लेकिन वॉस पीछे कुछ देखकर ग्रुप से अलग हो जाता है और फिर शाम को आयरीना के साथ वापस आता है। अगली सुबह वह कुछ चीजें मिलाकर साबुन बनाता है और आखिरकार अपने कपड़े धोता है। वह अच्छी तरह शेव भी करता है। कुछ समय बाद उन्हें पता चलता है कि लेक का एक हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है। बर्फ पतली थी और कमजोर लग रही थी, लेकिन आयरीना फिर भी उस पर दौड़कर दूसरी तरफ पहुंच जाती है। यह देखकर बाकी सब भी उसके पीछे जाते हैं। वे कई बार फिसलते हैं और गिरते हैं, लेकिन खुशकिस्मती से सब लोग दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। अब जंगल से गुजरते हुए स्मिथ आयरीना से उसके अतीत के बारे में पूछता है और वह बताने लगती है कि रशियन सोल्जर्स ने उसके माता पिता को मार दिया था। लेकिन स्मिथ को उसकी इमोशनल कहानी में कुछ अजीब बातें महसूस होती हैं। कहीं ना कहीं वह समझ जाता है कि यह लड़की झूठ बोल रही है क्योंकि उसका एक्सेंट बता रहा था कि वह जर्मन इलाके से है। फिलहाल वह बात को जाने देता है, लेकिन वह आयरीना से कहता है कि वादा करो तुम फिर कभी झूठ नहीं बोलोगी। कुछ समय बाद उन्हें दूर एक टाउन दिखाई देता है और वे खाना लेने के लिए वहां चुपके से घुसने का प्लान बनाते हैं, लेकिन पहचाने जाने का खतरा बहुत बड़ा था। अगर किसी भी तरह यह बात जेल तक पहुंच जाती कि वे इस रास्ते आए हैं तो उनकी तलाश शुरू कर दी जाएगी और वे लोग यह रिस्क नहीं ले सकते। इसीलिए तय होता है कि वे जंगल के चारों तरफ से घूम कर जाएंगे। शाम को सबने देखा कि वल्का गायब है और हर कोई सोचने लगता है कि शायद उसने हमें धोखा दे दिया है। उसी समय वल्का वापस आता है और स्मिथ गुस्से में उसे पकड़ लेता है और उसे गालियां देने लगता है। फिर वल्का अपना बैग खोलकर मरे हुए जानवर दिखाता है और कहता है कि एक डॉग को भी मारना पड़ा। वो कहता है हमारे पास जिंदा रहने का यही बेवकूफाना तरीका है। वो चोरी की हुई अल्कोहल की एक बोतल भी लाता है और कहता है कि आज मेरा बर्थडे है, चलो सेलिब्रेट करते हैं। डिनर के दौरान वल्का एक फोक सॉन्ग गाने लगता है और आयरीना भी उसके साथ गाने लगती है, जिससे वल्का को एहसास होता है कि वह भी उसकी तरह सड़कों पर रही है। अब सबको पता चल चुका था कि इरेना ने झूठ बोला था, इसीलिए इरेना आखिरकार अपनी कहानी बताती है। वह कहती है कि उसके माता पिता दोनों जासूस थे। कुछ साल पहले उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और उनके बच्चों को अनाथालय भेज दिया गया था। उस अनाथालय में जब मेरे भाई की मौत हुई तो मैंने वहां से भागने का फैसला किया। अगले दिन वे अपना सफर जारी रखते हैं, लेकिन रास्ते में वे ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां बहुत ज्यादा मच्छर होते हैं, जिसकी वजह से सबके चेहरे खराब हो जाते हैं। जब वे कुछ लोकल लोगों को वहां से गुजरते देखते हैं तो नोटिस करते हैं कि मच्छर उन पर हमला नहीं कर रहे। पकड़े जाने के डर से उन्हें छिपना पड़ता है, लेकिन जोरन बाहर आता है और एक आदमी से इसका राज पूछने जाता है। इसके बाद वह आदमी उसे एक हार पहनाता है जो मच्छरों को दूर रखता है। उसके बाद सब लोग शांति से अपना सफर जारी रख पाते हैं। दिन गुजरते जाते हैं और इरीना एक एक करके सभी से बात करती है। वह उनकी कहानियां जानती है। वॉस एक समय पर प्रीस्ट हुआ
करता था। थॉमस एक पेस्ट्री शेफ था जो एक्टर बनना चाहता था। जोरन एक अकाउंटेंट था जिसने एक बार गलतफहमी में एक गवर्नमेंट बिल्डिंग की फोटो खींच ली थी। इसके बाद उसे स्पाइंग के नाम पर गिरफ्तार कर लिया गया। और स्मिथ एक इंजीनियर था जो काम ढूंढने रशिया आया था। जब उसे गिरफ्तार किया गया तो उसके बेटे को गोली मार दी गई। अगली बार जब वे आराम के लिए रुकते हैं तो आयरीना अपनी दामन से स्मिथ के पैरों के घाव साफ करती है। जल्द ही वे कुछ रेलवे ट्रैक्स तक पहुंच जाते हैं और जानुस हिसाब लगाता है कि बॉर्डर तक पहुंचने में लगभग 4 दिन लगेंगे। इस इलाके में बहुत सारे फार्मर्स और गार्ड्स हैं, इसलिए उन्हें अंधेरा होने से पहले यह जगह पार करनी होगी। जब वे इंतजार कर रहे होते हैं, वाल्का अपने तावीज को घूर रहा होता है। तभी जोरन किसी बात पर उसका मजाक उड़ा देता है और वाल्का तुरंत उस पर हमला कर देता है। इसके बाद बाकी लोग बीच बचाव करके मामले को शांत कर देते हैं। कुछ घंटों बाद सब लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि आखिरकार वे बॉर्डर पार करके मंगोलिया में दाखिल हो जाते हैं। लेकिन वाल्का कहता है कि मैं रशिया में ही रहूंगा। अलग होने से पहले वह और जानुस आखिरी बार हाथ मिलाते हैं। अब बाकी सभी लोग डिजर्ट से गुजरते हुए सिटी की तरफ जा रहे होते हैं। हर कोई बहुत खुश होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद माहौल फिर से खराब हो जाता है जब वे एक बोर्ड देखते हैं जिस पर लिखा होता है कि मंगोलिया अब रशियंस के कंट्रोल में है। अब बेचारे लोग सिटी जाने के बजाय डिजर्ट में रहने का फैसला करते हैं। फिर उन्हें एक बुद्धिस्ट टेंपल मिलता है। वे सोचते हैं कि मंक्स किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेंगे और वे तुरंत अंदर चले जाते हैं। लेकिन वह जगह पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। जमीन में दबी हुई बहुत सारी कब्रें मिलने के बाद वॉस कहता है कि रशिया में भी यही हुआ था। प्रीस्ट्स को गोली मार दी गई थी या गिरफ्तार कर लिया गया था और हर तरह से धर्म पर बैन लगा दिया गया था। वॉस का चर्च भी इसी तरह तबाह किया गया था और जब उसने चर्च देखा तो वह गुस्से में आ गया और उसने एक जवान गार्ड को मार दिया था। हर कोई बात करने लगता है कि अब क्या किया जाए और वे इस फैसले पर पहुंचते हैं कि सिर्फ इंडिया में बचा जा सकता है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए चाइना पार करना पड़ेगा। अगले कुछ हफ्तों तक वे तपती धूप में डिजर्ट के अंदर चलते रहते हैं। एक दिन अचानक कुछ घुड़सवार उन्हें घेर लेते हैं तो वे खुद को बताते हैं कि वे अमेरिकन हैं जो तिब्बत जा रहे हैं। खुशकिस्मती से वे घुड़सवार उन्हें मारते नहीं है, इसलिए वे उनकी बात पर भरोसा कर लेते हैं और बिना कुछ कहे वहां से चले जाते हैं। फिर कुछ समय बाद एक जवान घुड़सवार वापस आता है जिसे बाकी लोगों ने उन्हें पानी देने के लिए भेजा होता है। दिन गुजरते जाते हैं और वे धूप से बचने के लिए अपने सिर और पैर कपड़ों के टुकड़ों से ढककर चलते रहते हैं। वे पानी को बहुत सावधानी से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी वह खत्म हो जाता है। फिर स्मिथ को दूर कुछ पेड़ दिखाई देते हैं, लेकिन जेनस उसे समझाता है कि तुम्हें गलतफहमी हो रही है और वह सभी से कहता है कि साउथ की तरफ चलते रहो। जब स्मिथ बहुत डर जाता है तो बाकी लोग उसे शांत करने और उसका साथ देने का फैसला करते हैं। कुछ समय चलने के बाद उन्हें अपने ऊपर एक पक्षी उड़ता हुआ दिखाई देता है। इससे साबित हो जाता है कि स्मिथ को गलतफहमी नहीं हुई थी। सब लोग खुश हो जाते हैं और जितना तेज हो सके दौड़ने लगते हैं और आखिरकार उन्हें एक कुआं मिल जाता है। वे बहुत सारा पानी पीते हैं और रात के लिए वहीं अपना कैंप लगा लेते हैं। सुबह वे जितनी बॉटल्स और बर्तन भर सकते थे भर लेते हैं। वे साउथ की तरफ बढ़ जाते हैं। कुछ दिनों बाद जब उनका सामना रेत के तूफान से होता है तो सब डर जाते हैं और वे पास के एक गड्ढे की तरफ भागकर उसमें छिप जाते हैं। वे तूफान गुजरने तक खुद को छिपाए रखते हैं। खुशकिस्मती से सब बच जाते हैं, लेकिन उनका सारा पानी खो जाता है। आने वाले दिनों में आयरीना और थॉमस बहुत बीमार हो जाते हैं, इसीलिए स्मिथ वापस कुआं की तरफ जाने की बात करने लगता है। लेकिन जानुस कहता है क्या पता कि वह कुआं किस तरफ होगा। उसके बाद वह आगे बढ़ते हैं और वे अपनी प्यास कम करने के लिए पत्थर चूसने लगते हैं। अचानक आयरीना गिर जाती है और बाकी लोग देखते हैं कि उसके पैर सूज चुके हैं। वह कहती है कि वह उन पर बोझ नहीं बनना चाहती, लेकिन बाकी लोग इंसानियत दिखाते हुए उसे छोड़ने से इनकार कर देते हैं। सब चलते रहते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद आयरीना फिर से गिर जाती है और उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। इसके बाद वॉस उसे अपनी गोद में उठाकर चलने लगता है। कुछ घंटों बाद आयरीना वॉस से कहती है कि उसे नीचे उतार दो। वह आखिरी बार सबको देखती है और वह बेचारी लड़की मर जाती है। वे उसे रेत में दफना देते हैं और उसके लिए दुआ करने लगते हैं। सब एक बार फिर अपना सफर जारी रखते हैं। हर गुजरते दिन के साथ उनके पैरों के घाव और ज्यादा खराब होते जाते हैं। थॉमस सबका हौसला बढ़ाने के लिए सभी की तस्वीरें बनाने लगता है और वह मुस्कुराती हुई आयरीना की एक बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनाता है। लेकिन यह उसकी आखिरी पेंटिंग होती है क्योंकि इसके बाद उसकी मौत हो जाती है। उसे वहीं दफना दिया जाता है और बाकी लोग आगे बढ़ जाते हैं। कुछ दिनों बाद जानुस दूर से पहाड़ों को देखता है और कहता है कि हमें पानी ढूंढने के लिए वहां जाना चाहिए। लेकिन स्मिथ इतना थक चुका था कि वह हिल भी नहीं पा रहा था। वह कहता है कि तुम मुझे छोड़कर आगे चले जाओ। जानुस जोरन और वॉस को आगे भेज देता है जबकि वह खुद स्मिथ के साथ रुकता है जो गिर चुका था। शाम को जानुस स्मिथ को घसीटकर अपने दोस्तों के कैंप तक लाता है, लेकिन बदकिस्मती से उन्हें अभी तक पानी नहीं मिला था। अगली सुबह जोरान की आंख जब खुलती है तब उसे महसूस होता है कि एक सांप उसके पैरों के बीच से गुजर रहा है। वह उस सांप के पीछे जाता है और उसे पानी का एक छोटा सा गड्ढा मिल जाता है। सभी आदमी झुककर पानी पीते हैं और वे स्मिथ के मुंह में भी थोड़ा पानी डालते हैं क्योंकि वह हिलने की हालत में नहीं था। फिर वे उस सांप को मार देते हैं और दोपहर के लंच में उसे पकाकर खाते हैं। उसी समय खाना खाते हुए वॉस का एक दांत गिर जाता है। उस रात स्मिथ जानुस से कहता है कि मुझे छोड़कर चले जाओ, लेकिन जानुस कहता है कि जब तक तुम जिंदा हो हम तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। बातों बातों में जानुस कहता है कि मैं किसी भी कीमत पर अपनी पत्नी को फिर से देखना चाहता हूँ। इस बेचारी को सैनिकों ने बहुत टॉर्चर किया था। उसकी यह कहानी सीधे स्मिथ के दिल पर लगती है। अगले दिन वह आगे बढ़ने के लिए खड़ा हो जाता है और जल्द ही उसे एक नदी मिल जाती है। इससे उसे इतनी ताकत मिलती है कि वह लोग पहाड़ों की तरफ बढ़ सकते थे और आखिरकार वे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पार करके हिमालय के पहाड़ों तक पहुंच जाते हैं। इन बर्फीले पहाड़ों में उन्हें एक छोटा सा साइन मिलता है जो तिब्बत की तरफ इशारा करता है। उन बर्फीले पहाड़ों में उन्हें एक मंक मिलता है जो उन्हें बताता है कि इंडिया अब पास ही है और साथ ही वह उन्हें पास के एक बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री में ले जाता है। आखिरकार इतने लंबे समय के बाद उन्हें असली खाना मिलता है। वहाँ मंक्स का लीडर कहता है कि अगर तुम इंडिया जाना चाहते हो तो थोड़ा इंतजार करो, ठंड जाने दो क्योंकि तुम बर्फीला तूफान से बच नहीं पाओगे। सोने से पहले जानुस कहता है कि हमें निकल जाना चाहिए, हम इंडिया में सेफ रहेंगे। लेकिन बाकी लोग मंक्स की बात से सहमत हो जाते हैं। वे यहाँ रुकना चाहते थे। फिर वे अपने फ्यूचर के बारे में बात करने लगते हैं। वॉस जर्मनी और रशिया के खिलाफ लड़ाई में शामिल होना चाहता था। जोरन चाहता था कि वह थॉमस की बनाई हुई तस्वीरें न्यूज़पेपर में छपवाए। वह दुनिया को उनकी कहानी बताना चाहता था। बेचारा जानुस पोलैंड वापस नहीं जा सकता था, इसलिए वह बस चलते रहना चाहता था और स्मिथ अपने घर अमेरिका वापस जाना चाहता था। मंक्स वादा करते हैं कि हमारे पास एक कॉन्टैक्ट है, हम
तुम्हें अमेरिका भेज सकते हैं। लेकिन अगली सुबह जानूस अकेले आगे बढ़ने का फैसला करता है। जब जोरान और वॉस उसे देखते हैं तो वह स्मिथ से गुड बाय कहकर अपने दोस्त के पीछे जाने लगते हैं। कुछ समय बाद तीनों आखिरकार इंडिया पहुंच जाते हैं। इंडिया के लोग उनका बहुत प्यार से स्वागत करते हैं और उनकी मदद करते हैं। अगले 50 साल तक जानूस के पास ठहरने की कोई जगह नहीं होती, लेकिन फिर आखिरकार पोलैंड आजाद हो जाता है। जानूस अपना पुराना घर ढूंढता है और छिपी हुई चाबी से दरवाजा खोलता है। जैसे ही वह अंदर जाता है वह खुशी से भर जाता है, क्योंकि उसकी पत्नी अभी भी उसका इंतजार कर रही थी। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।